संक्षेप में जो प्राथमिक विषय है, एक्चुअली हम ये ओमिट करने वाले थे क्योंकि बहुत लोग, हमें ऐसा पता चला था कि फिर से आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे हरिप्रिय जी बैठे हैं, इन्होंने इसी साल में ये 5वां निरूपण है उनका, हर जगह आते हैं हमारे साथ। यहाँ पे सर बैठे हैं 3 जो बंगलोर से आए हैं, ये उनका 3रा निरूपण है हमारे साथ। तो हमें ऐसा लगा था कि बहुत लोग सेकेंड थर्ड टाइम आ रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट संप्रदाय शुरू करने वाले थे। पर जैसे सर ने पूछा कि फर्स्ट टाइम कितने लोग हैं, तो बहुत लोग हैं, इसलिए जो बेसिक टॉपिक है प्रकोप और दोष विचार, ये मैं संक्षेप में लूँगा, अभी विस्तार में नहीं जाऊँगा। ये हमारा जब निरूपण होता है तब ये 1-1, 2-2 घंटे का विषय होता है, पर अभी इतना समय भी नहीं है क्योंकि हमें 8 अध्याय पूरे करने हैं। इसलिए संक्षेप में हम इसका विचार करेंगे। अगर कुछ आपके मन में प्रश्न उठेंगे तो उसका जवाब हम वहाँ पे दे देंगे। अगर आपको डिटेल में सुनना है तो यूट्यूब पे दूध पापेश्वर के ही चैनल है जो श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, उसमें ये प्रकोप का और दोष विचार इस नाम से ये लेक्चर अवेलेबल है। आप बाद में वो विस्तार से सुन सकते हैं, या फिर यहाँ जो लोग बैठे हैं 2-3 बार आए, उनके पास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। हरिप्रिय जी ने पूरे के पूरे निरूपण की लिंक्स फेसबुक पे डाली है, आप वो लिंक भी आप उपयोग में ला सकते हो। तो हम पहले दोष विचार करेंगे। जैसे अभी तक सर ने जो बताया वो भी बहुत संक्षेप में हुआ है कि हेतुओं का ज्ञान कैसे करना चाहिए, इसका विस्तार आगे सर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक बात उन्होंने बताई कि चिकित्सक को क्या देखना चाहिए कि दोष कैसे बढ़े हैं, दोषों की विकृति कैसी हुई है। क्योंकि वाग्भट जी का एक वचन है 12वें अध्याय में, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम। अब सभी रोगों का एकमात्र कारण दोष ही है, तो हम उसको देखते क्यों नहीं? सर्वेषाम विकाराणाम एक कारणम, ये दोष ही है। उसमें आगंतु विकार आ गए, उसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी आ गए, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स भी आ गए, उसमें सब निज भी आ गए। एक संदर्भ बताऊंगा, विस्तार नहीं करूंगा। निकाले शारीर स्थान अध्याय 4, जेनेटिकल्स का प्रश्न आएगा आपके मन में, ये गृहित धर के मैं संदर्भ बता देता हूँ। शारीर स्थान अध्याय 4, पेज नंबर 321, सूत्र क्रमांक 30। में अध्याय 4 सूत्र 30, यदा कारस्नेन, ऐसे श्लोक शुरुआत है। हाँ, यतस्तु कारस्नेन। अब ये सूत्र पढ़ते हैं हम। यतस्तु कारस्नेन आविशन विकृतिम आपद्यते तद अनुव्याख्यास्यामः। यदा स्त्रिया दोष प्रकोपण उक्तानि आसेवमानायाः दोषः प्रकोपितः। जब स्त्री, जिसको माता होना है, अगर वो स्त्री अगर दोष प्रकोपक हेतु सेवन करती है, जो सूत्रस्थान के अध्याय में वर्णन किए हैं हेतु दोषों के, अगर वो स्त्री दोष प्रकोप के हेतु सेवन कर रही है, उन हेतुओं से यदा दोषा प्रकोपिता, जब दोष प्रकोपित हो गए और शरीरम उपसर्पंतः, शरीर में संचार कर रहे हैं, ऐसा प्रकोपित हुए दोष, विकृत हुए दोष शरीर में संचार करते करते यदा शोणित गर्भाशय उपपद्यन्ते, उस स्त्री के शोणित और गर्भाशय में जाकर स्थान संश्रय करते हैं, तो नच कारस्नेन, तो पूरा का पूरा शोणित गर्भाशयो दूषयन्ति, जब पूरा का पूरा उसका बीज और गर्भाशय दुष्ट होता है, अगर ऐसी अवस्था में इसको गर्भधारणा हो गई और अगर वो स्त्री गर्भ है, मतलब होने वाला अपत्य कन्या है, तदेयं गर्भम लभते स्त्री तदा तस्य गर्भस्य मातृजानाम अवयवानाम अन्यतमो अवयवो विकृतिम आपद्यते एको अथवा अनेके। तब उस गर्भ में जो मातृज अवयव उत्पन्न होने वाले हैं,
बेसिकली पहले पुरुष या स्त्री दोनों देख लीजिए, दोनों आएंगे इसमें। स्त्री गर्भ में क्या होगा वो आगे दिया है। उसमें से मातृज अवयव मतलब कौन कौन? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, मांस, आंत्र, गर्भाशय, मूत्राशय, सब जो मांसल अवयव है, मृदु अवयव है, ऐसे जो मातृज अवयव है, उन मातृज अवयव में से किसी एक या अनेक या पूरे के पूरे उसके बल पे, दोष के बल कितने हैं, वो पूरे के पूरे दुष्ट होंगे। कंजेनिटल कार्डियक डिसीज, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंजेनिटल एनी काइंड ऑफ मातृज अवयव में होने वाले डिसीजेस जो है उसकी संप्राप्ति है मातृज। अब यहाँ पे पिता ने किया तो पितृज अवयव में दुष्टि हो जाएगी। जब उसको पिता होना है वो अगर दोष प्रकोपक आहार सेवन करता है, संदर्भ आगे है, मैं बताने में वक्त नहीं जाया करूंगा। वो अगर दोष प्रकोपक आहार सेवन करता है, इससे दोष प्रकोपित होते हैं, और अगर उसमें गर्भधारण हो गई तो उस पितृज अवयव में किसी एक या अनेक पितृज अवयव में दुष्टि हो जाए। आगे कहते हैं यस्य यस्य ही अवयवस्य बीजे बीज भागो वा दोषा प्रकोपम आपद्यते। उस स्त्री ने जो दोष, स्त्री के शरीर में मतलब माता के शरीर में जो दोष विकृत है, वो उसके जिस बीज में बीज दुष्ट हो गया, उस जो बीज है उस बीज में से अगर किसी पार्ट में विकृति उत्पन्न होगी या पूरा बीज भाग दुष्ट होगा या पूरा बीज उत्पन्न होगा, उसके अनुसार उसमें जन्मजात विकृति दिखाई देंगी। इसका विस्तार हम परसों करेंगे। कहने का मेरा प्रयास यह है यहाँ पे कि दोषा एव ही सर्वेषां रोगाणाम एक कारण। कोई भी व्याधि हो उसका एकमात्र कारण है दोष। तो हमें दोष क्या है ये पहले देखना है। यहाँ पे नए जो विद्यार्थी है उनको मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आप दोषों की व्याख्या आपको पता है? बताइए, क्या दोषों की व्याख्या पता होगी आपको? बराबर है, कोई तो बोला करेक्ट। दूषयन्ति इति दोषः, क्या ये व्याख्या है? ये इसकी निरुक्ति है, उसके पद का व्याकरणात्मक वर्णन किया है। इसकी व्याख्या करने के लिए यहाँ पे दोषों की हमारे शास्त्र का एक पद्धति का वर्णन है। ऐसी एक पद्धति है, वर्णन करने की पद्धति है कि जो प्रायः हमारे पद है जैसे अग्नि, दोष, वायु, प्राण, इनकी व्याख्या नहीं करते कई जगह, कहीं पे व्याख्या नहीं की है। तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रंथ का पूरा आलोचन करते हुए, पूरा देखते हुए, ग्रंथ में जो दोषों के या उस घटक के जो जो लक्षण दिए हैं उन लक्षणों को इकट्ठा करके फिर व्याख्या करनी चाहिए। तो हम दोषों की व्याख्या कैसे करेंगे? हम संदर्भ ढूंढने में वक्त नहीं करेंगे, आप लिख लीजिए, मैं संदर्भ बता देता हूँ, बाद में आप देख लीजिए। दोष ये परमाणु स्वरूप में है। संदर्भ चरक शारीर स्थान अध्याय 7 सूत्र क्रमांक 70। दोष ये परमाणु स्वरूप में है। ना केवल दोष, शरीर के यश्च यावत भाव पदार्थ ये दो परमाणु स्वरूप में है। अगर संदर्भ आपको मिलता होगा त्वरित तो दिखा दीजिए। संदर्भ शारीर 7/70 संदर्भ आपके सामने है, देख लीजिए। शरीर अवयवाः तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति। शरीर के सारे अवयव, अवयव मतलब ऑर्गन नहीं, अंश, भाव घटक, शरीर के सारे भाव घटक ये परमाणु स्वरूप में है। दोष कैसे है? परमाणु स्वरूप में है। रस कैसा है? परमाणु स्वरूप में है। रक्त कैसा है? परमाणु स्वरूप है। मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र ये सूक्ष्मता से परमाणु स्वरूप में है। स्थूल स्वरूप हमें दिखाई देता है पर सूक्ष्मता से ये परमाणु स्वरूप में है। ये दोषों का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है दोष कभी भी एक जगह रुकते नहीं है, वो नित्य संचारी अवस्था में ही रहते हैं। संदर्भ सूत्रस्थान अध्याय 20 सूत्र क्रमांक 9। सर्व शरीर चराः वातपित्त श्लेष्मणः सर्वस्मिन् शरीरे कुपिता कुपितः शुभाशुभानि कुर्वन्ति। दोष कहीं पे भी रुकते नहीं है, वो नित्य संचारी अवस्था में है। जैसे मनी इज रोटेटिंग इन मार्केट, इट इज नॉट स्टेशनरी। हमारे बैंक में अकाउंट है तो हमने अगर 2 लाख रुपए भर दिए तो कैसे रखे नहीं है वहां पे,
वो मार्केट में घूम रहे हैं, हमारे अकाउंट्स इमेजिनरी है। वैसे ही दोषों का संचार ये नित्य होता है। दोष कभी भी एक जगह रुकते नहीं हैं, अगर वो रुक गए तो व्याधि करते हैं। यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते। तो आपके मन में अभी सवाल आएगा कि पक्वाशय, कटी शक्ति, श्रोत्रादि स्पर्शनेन्द्रियम, ये वायु के स्थान बताए हैं, पित्त के स्थान बताए। यहाँ पे स्थान का अर्थ है ये उसके विशेष स्थान है, वो वहाँ पे ज़्यादा उनकी अभिव्यक्ति है। वायु तो वैसे सर्व शरीर में है, पर पक्वाशय, कटी शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रियम यही क्यों बताए? क्योंकि यहाँ पे वायु के प्रायः कार्य होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति प्रायः यहाँ होती है। नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसः, ये पित्त के स्थान क्यों बताए हैं? पित्त तो सर्व शरीर में है, पर यहीं पे स्थान क्यों बताए? क्योंकि यहाँ पे उसकी अभिव्यक्ति है ज़्यादा मात्रा। दोष ये सर्व शरीर में है, सिर्फ पक्वाशय, कटी शक्ति में वायु नहीं है, आमाशय में भी वायु है, पित्त में, रस में भी वायु है, सर्व शरीर में वायु है, संचारी सर्व शरीर में है। तो दोष कहीं पे भी, वो कुपित हो या अकुपित हो, नित्य संचारी अवस्था में ही रहते हैं। अगर वो रुक गए तो व्याधि करते हैं। संदर्भ बाद में देख लेंगे। सुश्रुत सूत्र स्थान का संदर्भ है, सूत्र आपको शायद कंठस्थ होगा। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम। कुपित दोष शरीर में परिधावत है, संचार कर रहे हैं। यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते। जिस जगह रुकेंगे वहाँ पे व्याधि करेंगे। अब इस वाक्य को तंत्रोक्ति लगाएंगे विपर्यय। अगर वो रुके नहीं तो व्याधि नहीं करेंगे। जैसे दिनकालीन प्रकोप होता है, ऋतुकालीन दोषों का प्रकोप होता है, पर सभी व्याधिग्रस्त नहीं होते। यहाँ प्रकोप शब्द वृद्धात्मक है। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप होता है, सबको कफ की व्याधि होती है क्या? नहीं होते। वर्षा ऋतु में वात प्रकोप होता है, सबको पैरालिसिस, सबको अर्दित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और अर्दित साल भर कभी भी हो सकता है, या सिर्फ वर्षा में ही या शिशिर में ही होता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रकोप है, जो दिनकालीन है, जो ऋतुकालीन है, यहाँ पे अगर संग होगा तो व्याधि करेगा, संग नहीं होगा तो वो संचारी अवस्था में उसके लक्षण दिखाई देंगे, गुरुत्व दिखाई देगा, शूल होगा कहीं पे, पर व्याधि नहीं होगा। व्याधि होने के लिए दोष दुष्य सम्मर्शना होनी अपेक्षित है। यहाँ पे एक थोड़ा विषय अलग विस्तार से करना चाहूँगा। यहाँ पे एक शब्द है सर्व शरीर चरः, तो संदर्भ होते सुश्रुत से। इसमें कुपिता शब्द है, और कुपित भी दोष, मतलब जो प्राकृत दोष है वो भी शरीर में नित्य संचारी अवस्था में है, वो किसी एक जगह रुके नहीं है। अगर वो भी किसी जगह रुकेंगे, प्राकृत दोष भी किसी एक जगह रुकेंगे घूमते हुए, तो व्याधि करते हैं। गुल्म में देखेंगे हम ये, इसे संदर्भ अभी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक संदर्भ बताऊंगा। घृणी व्यानेन रस धातु ही, सबको सूत्र कंठस्थ होगा ये। व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वदा। सूत्र देख के एक एक शब्द देखेंगे, आपके सामने सूत्र निकालिए। घृणी चिकित्सा अध्याय 15वां अध्याय चरक का सूत्र नंबर 32। अगर देखने में वक्त जा रहा है तो सामने देख लीजिए। व्यानेन मतलब व्यान की गति से, तृतीय विभक्ति है व्यान शब्द की, मतलब व्यान की गति से। रस धातु ये प्रथम विभक्ति में है, इसलिए करता है। रस धातु क्या करता है? वो विक्षेप उचित कर्मणा। विक्षेपः ये क्रियापद है, उसका संचार होता है। क्यों? उचित कर्मणा, अपना उचित कर्म करने के लिए। उचित मतलब प्राकृत, योग्य कर्म करने के लिए। इसका अर्थ क्या है? अगर योग्य कर्म करने के लिए रस व्यान की गति से विक्षेपित होता है, इसका अर्थ रस कैसा है? प्राकृत है, क्योंकि प्राकृत रस ही प्राकृत कर्म करेगा। मतलब ये वर्णन, इसका अधिकरण क्या हो गया? ये प्राकृत रस धातु का वर्णन चल रहा है। व्यानेन यहाँ पे एक लोप
हम गृहीत धरेंगे प्राकृतः रसधातु ही उचित कर्मणा विक्षेपः, शरीर में संचार करता है, एक जगह रुका नहीं है। सिर्फ हृदय में रस नहीं है, रस सर्व शरीर में है। दोष धातु मलमूलमी शरीरम, संचार करता है। युगपत, संचार कैसे करेगा? युगपत मतलब एक काल में, सर्वतः सब जगह एक साथ जाएगा। अजस्त्र मतलब अक्षुण्ण गति से जाएगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा वो, उसका प्रवाहन। और सदा मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये संचार चलेगा। मृत्यु के बाद चैतन्य चला गया, इसलिए रस तो वही है, पर चैतन्य जाने के कारण उसकी गति रुक गई, इसलिए सदा। अब ऐसा क्षिप्यमाण, क्षिप्यमाण ये पद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। क्षिप्यमाण मतलब ऐसा संचार करता हुआ, जो प्राकृत कर्म करने के लिए प्राकृत रस धातु शरीर में क्षिप्यमाण है, संचार कर रहा है। ऐसा करता हुआ ख वैगुण्य, जहाँ पे स्रोतो वैगुण्य होगा, ये स्रोतो वैगुण्य का विचार कैसे करना चाहिए, ये भी वात प्रकोप के समय हमारा हो जाएगा। जब वात प्रकोप हो जाएगा तब ये ख वैगुण्य क्या है ये भी छूट जाएगा प्रश्न, क्योंकि ये कहने के बाद प्रश्न आता है व्हाट इज ख वैगुण्य, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ कि ख वैगुण्य वात प्रकोप में हो जाएगा। जहाँ स्रोतो वैगुण्य है, ख वैगुण्य है, वहाँ पे रसहा सज्जति, प्राकृत रस रुक जाता है। और क्या करता है? तत्र विकृतिम करोति। देखिए विकृति कर रहा है, विकार कर रहा है, करने वाला रस कैसा है? प्राकृत। कैसे करेगा? उसकी उपमा दी है, खे वर्षम इव तोयदा। खे मतलब आकाश में, सप्तमी विभक्ति, आकाश में तोयदा बादल घूमते हैं, जहां रुकावट आती है वहां पे बारिश करते हैं। अगर रुकावट नहीं आई तो घूमते रहेंगे। लगान याद करो, रुकते नहीं है, अगले साल रुकते हैं। अब ये होने के बाद सारे टेक्स्ट बुक्स में यह अर्थ कहीं बताया नहीं जाता। यहाँ टाइटल रहता है रस रक्त संवहन, और ये सूत्र रहता है, और सूत्र में नीचे की लाइन जो है वो नहीं दी जाती। वो नीचे की लाइन देखिए क्या है, दोषाणामापि च एवं स्यात्। जैसा वर्णन यहाँ पे रस का किया है, ये दोषों का भी है। इसको कहते हैं अतिदेश, तंत्र युक्ति। ये रस निकाल दीजिए शब्द, रक्त रखिए, मांस रखिए, मेद रखिए, मज्जा रखिए, अस्थि रखिए, शुक्र रखिए, दोष रखिए। दोषाणामापि च एवं स, जैसा ये रस का वर्णन है वैसे दोष भी अपने अपने उचित कर्म करने के लिए सर्व शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं। जहाँ स्रोतो वैगुण्य से एक जगह रुकेंगे वहां पे व्याधि करते हैं। प्राकृत दोष भी रुक गए, व्याधि करते हैं। संदर्भ गुल्म में है, बता देते हैं। अब यही सूत्र, ऐसा का ऐसा सूत्र वाग्भट में है। हाँ, च एवं स्यात्। च में विकृत भी रुकेंगे तो व्याधि करेंगे। हाँ, ये च है समुच्चय के तंत्रयुक्ति के लिए बताया, समुच्चय तंत्रयुक्ति। जहाँ जहाँ पे अनुक्त का वर्णन करना पड़ता है वहां पे च वा अपि ये बता दिया जाता है। अब यही सूत्र वाग्भट के अष्टांग हृदय के शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में 70 नंबर का श्लोक है, उसकी टीका अरुण दत्ते की टीका देखिए। 3/70 शारीर स्थान 3 सूत्र नंबर 70 अष्टांग हृदय। अध्याय तीसरा, दोषाणामापि च एवं स्यात्। ऊपर खाली करा, खाली। हाँ, दोषाणामापि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम। इसकी टीका देखिए नीचे आखिरी लाइन, एवं क्षेप्याणाम। क्षेप्याणाम मतलब घूमने वाले, स्वभावस्थानाम अपने स्वभाव में है मतलब प्राकृत अवस्था में है, ऐसे दोष भी अस्वातंत्र
विकारकारित्वम भवति, पारतंत्र से विकार करते हैं। इसका विस्तार गुल्म के संप्राप्ति में हो जाएगा, इसलिए अभी इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं। इसका अर्थ पहले क्या हुआ देखिए, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। दोष ये परमाणु स्वरूप में है, वात पित्त श्लेष्मा, ये नित्य संचारी अवस्था में है, किसी एक जगह रुकते नहीं है, अगर रुकेंगे तो व्याधि करेंगे। प्राकृत दोष भी संचारी अवस्था में रहते हैं, रुकेंगे तो व्याधि करेंगे। विकृत दोष भी जब तक संचारी अवस्था में रहेंगे तो व्याधि नहीं करेंगे। और चौथा उसका लक्षण है परस्पर गुण विपरीत होते हुए भी दोष परस्पर का उपघात नहीं करते हैं। एक शीत है, एक उष्ण है, एक रुक्ष है, एक स्निग्ध है, एक गुरु है, एक चल है, फिर भी ये परस्पर का उपघात नहीं करते, ये शरीर धारण का ही कार्य करते हैं। परस्पर विपरीत गुण के हैं, फिर भी एक साथ घूमते हैं, अपने अपने स्रोतसों में घूमते हैं। दोषों के भी स्रोतस है, सर्व शरीर में है, वर्णन विमान अध्याय, स्रोतो विमान अध्याय में है, परस्पर को उपघात नहीं करेंगे। अब इनका अगर एक की वृद्धि हो गई, निकालिए शारीर अध्याय 6 सूत्र योगपद्येन तु चरक शारीर, पेज नंबर 329। हम ऐसा कहते हैं ना कि वायु का शीत गुण बढ़ गया, इसलिए पित्त का उष्मा गुण क्षीण हो गया। ऐसा अगर हम कहेंगे, यह वाक्य गलत है। अगर ऐसा कहेंगे तो पित्त को दुष्टत्व आएगा, जो त्रिकाल में असंभव है। ये 3 ही दोष हैं। तो ये कैसे होता है? योगपद्येन तु विरोधिनाम धातूनाम वृद्धिरासो भवति। धातु का अर्थ यहाँ दोष भी धातु ही है ना, बेसिकली धारण कार्य करते हैं। प्राकृत अवस्था में शरीर का धारण का कार्य करते हैं। अगर दधि सेवन कर लिया अति मात्रा में, तो दधि के समान गुण के शरीर में जो भाव है इनकी वृद्धि होगी, और जो विपरीत गुण के हैं उनका क्षय होगा। ये दधि के कारण हो रहा है, हेतु के कारण हो रहा है। एक घटक बढ़ गए से दूसरा घटक क्षीण नहीं होता है, वो तो प्राकृत अवस्था में है। हेतु जिन गुण का है उसके समान गुण की वृद्धि होगी, विपरीत का क्षय। परस्पर का उपघात नहीं करते दोष। 5वां लक्षण, दोष जब प्राकृत अवस्था में होते हैं तब इन्हें ये शरीर का धारण का कार्य करते हैं, इनको धातु संज्ञा दी जाती है। संदर्भ चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 79। 2-3 संदर्भ है, संदर्भ लिख लीजिए। 2-3 संदर्भ बताता हूँ, लिख लीजिए। एक संदर्भ है चरक सूत्रस्थान 26/79, उसकी टीका चक्रपाणी की। दूसरा संदर्भ है चरक सूत्रस्थान चैप्टर 9/4, उसकी टीका चक्रपाणी। देह धातु नाम, देह धातु नाम आत्रेय भद्र काप्य अध्याय वरती इकडे देवधातु नाम 81 असेल, 81। ये विरुद्ध की व्याख्या है यहाँ पे। इसकी टीका यहाँ पे देह धातु प्रत्यनिक शब्द में देह धातु शब्द है, उसकी टीका दी है। किसको धातु कहेंगे? देह धातु नाम इति रसादीनाम वातादीनाम च प्रकृति स्थानाम। यहाँ पे च आया है, मतलब और अनुक्त बाकी भी उपधातु मल वो भी आएंगे। रसादि वातादि और अन्य कोई भी शरीर का घटक जो प्रकृतिस्थ है, द्रव्यतः प्राकृत है, गुणतः प्राकृत है, कर्मतः प्राकृत है, अगर ऐसा प्राकृत दोष कोई भी घटक शरीर का है, उस समय उसको धातु शब्द का उसका अभिप्राय जो है वो धातु शब्द से किया जाता है, उसको धातु कहते हैं। जब हेतु उत्पन्न होता है तब हेतु उत्पन्न होने के बाद प्रथमता जो विकृत होते हैं उनको दोष कहते हैं। प्रथमता जो विकृत होने और उनके कारण
क्रमशः बाद में जो विकृत होते जाएंगे उनको दुष्य कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आगे चले। अब हम देखेंगे मल क्या है। धातु मतलब रसते शुक्र, ये फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय के लिए ठीक है। हो कुठला? हाँ देतो। रसते शुक्र ये धातु है, ये संदर्भ फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है। फर्स्ट ईयर पास होने के बाद हमें संदर्भ ये देखना चाहिए धातु का अर्थ क्या है। जो धारण करता है वो धातु है, जो प्राकृत है उसको धातु, ग्रंथकार धातु कहते हैं। एक संदर्भ रह गया मेरा, जो मैंने बताया कि सर्व शरीर के घटक एक साथ घूमते हैं। इसका एक अच्छा संदर्भ है सुश्रुत शारीर, सिरा वर्ण विधि अध्याय, 7वां अध्याय, 6वां का 7वां सिरा वर्ण विधि। ठीक है, 12, 16, 17। हमें यह पता है कि सिरा कितनी है शरीर में, 700। तो उन्होंने उसका डिवाइड किया है 4 पार्ट में, वातवह, पित्तवह, श्लेष्मावह और रक्तवह। और ये कहने के बाद एक सूत्र देते हैं सुश्रुत, 16, 17, 18, जिसको कश को है किया। वो कहते हैं नहीं वातम सिरा कश्चित, ऐसी कोई भी सिरा नहीं है जो सिर्फ वायु का वहन करेगी। न पित्तम केवलम तथा, ऐसे कोई भी नहीं है जिसमें से सिर्फ पित्त बहेगा। श्लेष्माणम व वहंती, ऐसी कोई भी नहीं जिसमें से सिर्फ श्लेष्मा बहेगा। अतः सर्वाः सर्वावः स्मृता। हम कहते हैं ये वातवह है, ये व्यपदेशस्तु भूयसा से कहते हैं। सारी सिराओं में से तीनों दोष बहते हैं, एक साथ बहते हैं, परस्पर को उपघात न करते हुए तीनों दोष परस्पर के साथ बहते हैं। और जैसे ही प्राकृतावस्था में बहते हैं वैसे ही वो विकृतावस्था में भी बहते हैं। प्रदुष्टानाम ही दोषाणाम मूर्छितानाम, मूर्छितानाम मतलब परस्पर मिश्रितानाम, टीका है नीचे। विकृत हुए दोष परस्पर के साथ मिश्रित हुए, मतलब यहाँ से गंगा ये वहाँ से यमुना ये मिश्र हो गया और आगे चले गए, ऐसा नहीं है। एक के साथ मिश्र का अर्थ है, ये प्रमेय में भी आप देखना है, साहचर्य का अर्थ है एक साथ कार्य करते हुए, एक साथ चल रहे, प्रधावताम शरीर संचार कर रहे हैं। और सर्वावह, वो भी सारे सिराओं में से प्रकुपित दोष भी एक साथ जाएंगे, वो प्राकृत हो या विकृत हो, एक साथ परस्पर सम्मूर्छित होके शरीर में संचार करेंगे। यहाँ तक ठीक है। एक यहाँ पे संशय मन में हमेशा आता है, जो टेक्स्ट बुक कारों ने, जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स लिखे हैं ना या ट्रांसलेशन किया है, उनके कारण, थोड़ा धाड़स करूँगा मैं ये कहने का, सब बड़े हैं मुझसे, मैं बहुत छोटा हूँ उन सबसे, पर धाड़स करूँगा, उनके कारण एक गैर समझ, गलत फहमी सारे आयुर्वेद विश्व में फैली है कि सुश्रुत रक्त को चौथा दोष मानते हैं। सुश्रुत ने कहीं पे भी ये नहीं कहा है। उन्होंने इतना ही कहा है कि जैसे दोष महत्व के हैं वैसा रक्त भी महत्व का है, क्योंकि अधिकरण शल्य का है। शल्याधिकरण में नित्य रक्त से संपर्क होता है, इसलिए शल्य चिकित्सक को रक्त का विचार नित्य करना चाहिए। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा श्लोक दिया नहीं है कि रक्त ये चौथा दोष है। उस शब्द का अर्थ गलत ले रहे हैं हम। दोष का वर्णन जहाँ पे है 15वें अध्याय में, उस अध्याय का नाम है व्रण प्रश्नीय। अध्याय का नाम है
वर्ण प्रश्नीय निकल याद है सुश्रुत। और क्या कहते हैं सुश्रुत, क्या कहते हैं पढ़िए। 21वां अध्याय नहीं 15 21 वर्ण प्रश्नीय 21 दाखव पहिलाच श्लोक, दल्लांची टीका पहिलंच, व्रण शब्देनं असं त्याचं वाक्य असेल। अध्याय का नाम है वर्ण प्रश्न, और आप पूरा अध्याय पढ़ोगे तो सिर्फ दोषों का वर्णन किया है। और इसलिए डल्लन की टीका देखिए, व्रण शब्देन अत्र वातादया उच्चन्ते। शल्याधिकरण में व्रण से अभिप्रेत क्या होना चाहिए? दोष। वुंड ये तो बाद में आएगी, उसके लिए भी वर्ण दिया है, पर पहले कौन अभिप्रेत है? दोष। और आगे कहते हैं इसमें वात पित्त श्लेष्माणः एव देह संभव हेतवः। यहाँ पे रक्त नहीं बताया, और सारा अध्याय पढ़ोगे आप तो रक्त का वर्णन नहीं है, दोषों का ही, तीनों का ही वर्णन है। इसलिए दिमाग आपके अगर जहन में बैठ गया है कि ये चौथा दोष है, वो निकल दीजिए। ये टेक्स्ट बुक जिन्होंने लिखे हैं उनके मत है, वो हमारे आप्त नहीं है, ग्रंथकार ही हमारे आप्त है। अब 5वां लक्षण यहीं पे है दोषों का, कि ये देह के उत्पत्ति के हेतु है, दोष ही। अब ये कहने के बाद हमारे मन में प्रश्न आता है, उस प्रश्न के साथ दल्लन टीका लिखी है। वो लिखते हैं नीचे, देह संभव हेतवः इति देहोत्पत्ति हेतवः। देह संभव हेतु मतलब देह के उत्पत्ति के हेतु। ननु, थोड़ा इधर ली, इधर, ननु शुक्र शोणित देहोत्पत्ति हेतु। आप आज तक तो हमें पता था कि शुक्र और शोणित ये देह के उत्पत्ति के हेतु है, तत्कथम वातादयो देह संभव उच्च कथ्यन्ते। अब आप बोल रहे हो कि दोष देह की उत्पत्ति के हेतु, ये कैसे हो सकता है? उच्चन्ते, वो कह, अब खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही प्रश्न, ये टीकाकारों की पद्धति है। अरुण दत्त टीका तो पूरी ऐसी की ऐसी है, खुद ही प्रश्न उपस्थित करते हैं, पूर्व पक्ष रखते हैं और उसका खंडन भी खुद ही करते हैं। कथ्यन्ते अविकृता वातादया शुक्र आर्तवादी सहकारितया। जो प्राकृत दोष माता और पिता के शरीर में है, वो प्राकृत दोष शुक्र और शोणित के साहचर्य से गर्भ का निर्माण करते हैं। इसका विपर्य क्या होगा? विकृत दोष माता पिता के शरीर के विकृत गर्भ का निर्माण करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं। वंध्यत्व का वर्णन, इनफर्टिलिटी के हेतु कहाँ है? दोष, माता और पिता के शरीर में दोष। इसका विस्तार से और अच्छा वर्णन शरक शारीर स्थान के दूसरे अध्याय में, वो बाद में अगर हमें वह समय मिल गया तो हम देखेंगे। वहाँ पे उन्होंने देखा दिया है कि सब प्रजापि गर्भम न लभते। एक बार अपत्य हुआ है, अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उत्पन्न हो गई, उसका वर्णन चरक शारीर स्थान में है। योनि पद में वर्णन नहीं मिलेगा आपको उसका। इसलिए सर जो बार बार कहते हैं कि समग्र ग्रंथ का अध्ययन करो, वो आवश्यक। तो अभी तक हमने दोषों का संक्षेप में वर्णन देखा, धातु की कल्पना देखी। अब देखिए मल क्या है। शारीर स्थान अध्याय 6। हाँ, चतुर्थ का जो इसका मीनिंग क्या है? थोड़ा नीचे कर। मैंने कहा ना, ये शल्य शास्त्र प्रधान वर्णाधिष्ठानस्य, ये ग्रंथ का अधिष्ठान शल्य चिकित्सा है, काय चिकित्सा नहीं है। शल्य चिकित्सक को रक्त का विचार नित्य करना चाहिए, इसलिए हर जगह दोषों के साथ रक्त का वर्णन किया है। ये चौथा दोष नहीं है, दोष 3 ही है। पहले अध्याय में भी दोषों का वर्णन किया है, 3 ही दोष। मेरे ख्याल से शोणित संहिता हुआ थे अनेकदा प्रचलन्ति, बराबर, एग्जैक्ट, उसके साथ ही बहन।
जागरण हो जाता है। काय चालू होतं? मल. अब मल की हमारी कल्पना क्या है? BMS तक स्वेद मूत्र मल पुरुष, खमल कर्णमल नासामल नेत्रमल और धातुओं के मल, इतना हमारी संकल्पना होती है। अब चरक ने मल की कल्पना क्या दी है हम देखेंगे। मलभूतः, किसको मलभूत शरीर भाव कहेंगे? ये शरीरस्य आबाधकरा स्युः, जो घटक शरीर में रहते हुए शरीर में आबाद मतलब व्याधि करता है या शरीर में संकट निर्माण करता है, उसको उस समय मल शब्द से अभिप्रेत करेंगे। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। तद यथा शरीर छिद्रेषु उपदेहा, छिद्र मतलब होल नहीं, छिद्र मतलब स्रोतस, शरीर के स्रोतसों में उपदेह पृथक जन्मानः बहिर्मुखा, शरीर के स्रोतसों में से वो बाहिर्मुखी हो रहे हैं। ऐसे जो है, जैसे स्वेद है, मूत्र है, पुरुष है, कर्णमल है, नासामल है, नेत्रमल है, सारे उनको भी हम मल कहते हैं। परिपक्वाश्च धातवः, यहाँ पे पाठभेद है, नीचे टीका में दिया है पाठभेद। अपरिपक्वाश्च धातवः, और टीकाकार ने भी टीका दी, वो टीका पढ़ेंगे, पढ़िए ऊपर ऊपर। परिपक्वः धातवः इति पाकात् पुयतां गतः शोणितादयो अपि मलाख्या, जो अपने जिन धातुओं का परिणमन चलता है, अगर परिणमन अति मात्रा में हो गया और उसमें से पुयत्व कोथत्व आदि आ गया, ऐसे शरीर धातुओं को भी हम मल कहते हैं। जैसे गैंग्रीन में होता है, वो काटना ही पड़ता है, काट निकाल देना पड़ता है। और दूसरा पाठभेद है अपरिपक्वः इति पाठः, मतलब सामाधातवः मलाख्या, सामदोष, सामधातु, साममल, इनको भी मल कहते हैं। जिसमें अपरिपक्व है, अपरिणत है, उनको भी हम मल संज्ञा देते हैं। अब फिर से मूल सूत्र पे जाएंगे। हाँ, छिद्रेशु, छिद्र में जो लिप्त है, जो धातु है, वो उसको भी हम मल कहेंगे। सूत्र आगे मित्रा। अब आगे का ज्यादा महत्व का है, इसलिए आपका पूरा ध्यान उस वर्ण पदों पे होना चाहिए। प्रकुपिताश्च वात पित्त श्लेष्मणः, प्रकुपित हुए वात पित्त श्लेष्मा को भी ग्रंथकार मल कहते हैं। प्रकुपित वात पित्त श्लेष्मा को मल कहते हैं। अब यहाँ संदर्भ क्या है? इनका संदर्भ होना चाहिए। चरक संहिता में संदर्भ पहले देखेंगे हम। ज्वर चिकित्सा अध्याय, अध्याय 3 सूत्र 114। आगंतुक ज्वर का वर्णन में अभिसंधि ज्वर, एकशे 14 सूत्र, पान नंबर 407। सूत्र नंबर 15 से पढ़ेंगे। सहा अभिषंग ज्वरो न्ययो यश्च भूताभिषंगजाः काम शोक भयात वायु, काम शोक भय से वात प्रकोप होता है। ये इसका क्रियापद आगे है, देखिए। काम शोक भयात वायु कुप्यंती, वो नीचे है। मराठी लोक भरपूर आहेत ना, मराठीने आपण आरती करतो गणपतीची, सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, जोर जोरात टाळ्या वाजव करतो, वार्ता विघ्नाची, वार्ता विघ्नाची। काय पण वार्ता विघ्नाची काय? न उरवी ते क्रियापद खाली आहे। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची न उरवी, पुरवी प्रेम कृपा जयाची। आपण म्हणताना सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, फिर ते त्याचा अन्वय लावायला लागतो आरती करताना। तसंच इथे अन्वय लावायला लागणार आहे। काम शोक भयात वायु कुप्यंती, सॉरी, यहाँ पे अन्वय करना चाहिए। काम शोक भयात वायु कुप्यंती, वात प्रकोप होतो काम शोक भय से। क्रोधात पित्तम कुप्यंती,
क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है। और भूताभिषंगा त्रयो मला कुप्यन्ति, भूताभिषंग से तीनों मल का कोप होता है। अगर यहाँ पे हम मल शब्द से सिर्फ दिमाग में एक ध्यान में रखेंगे स्वेद मूत्र मल, तो आपका अर्थ क्या होगा? भूताभिषंग से मूत्र स्वेद और मल प्रकोपित होते हैं। अब इसकी टीका देखिए पिछले पेज, टीका। हाँ, अधिकरण ही है क्योंकि काम शोक भय से वात प्रकोप है, क्रोध से पित्त, तो यहाँ पे दोषों का अधिकरण चल रहा है। यहाँ पे जो मल शब्द है ये त्रिदोषवाचक है और वो प्रकोपित दोषों का वर्णन। टीका देखिए पिछले पे 408 पेज नंबर दूसरी लाइन। तत्किम इह भूताभिषंगस्य त्रिदोष अनुबंध उच्यते। भूताभिषंग से त्रिदोष अनुबंध, यहां पे मल शब्द ये दोषवाचक है। एक और आखिरी संदर्भ देता हूं और फिर ये आगे जाएंगे। अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 1 नहीं, हाँ, ज्वर निदान अध्याय 2, पहिला अध्याय सर्व ज्वर निदान, सामान्य संप्राप्ती, 3 नंबरचा श्लोक आहे, तेच वरती पहिला कॉलमवर। मलाहा तत्र चोर की सामान्य संप्राप्ति है, पद्यात्मक दी है, जो अभी सुबह हमने पहले व्याख्यान में विस्तार से पढ़ी, वही पद्य में दी है। मलाहा तत्र स्वई स्वई दुष्टा दूषणैहि आमाशयम प्रवेशम अनुगम्य पिधाय च। यहाँ पे मल शब्द का अर्थ हमने दोषों का लिया ही नहीं, तो हम स्वेद मूत्र मल से शुरुआत करेंगे। अब टीका पढ़िए, मला इति, टीका है नीचे, मला इति वातादया। तो प्रकोपित दोषों को मल शब्द से ग्रंथकार कई जगह उपयोग में लाते हैं, कई जगह, ऐसे कई संदर्भ है। मैं समय कम है इसलिए विस्तार में नहीं जाएंगे। तो हमने धातु क्या है देखा, दोषों का विचार किया, दोषों के क्राइटेरिया देखे और मल की कल्पना देखी। और ये 3 ही नहीं है, ऐसे अनुक्त तो कोई भी घटक जो शरीर में है और शरीर को बाधा कर रहा है, उस समय उसको मल कहते हैं। अब हम एक 10 मिनट है ना, हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रकोपितश्च वातपित्त श्लेष्मणः शब्द का उपयोग किया है मल में, नहीं मल में। तो अभी प्रकोप क्या है यह हम संक्षेप में देखेंगे। हाँ, शारीर 6, ते मल इस सूत्र के ऊपर एमडी थीसिस होना चाहिए, मतलब क्राइटेरिया क्या है। मैंने प्रयास किया पर इथिकल कमेटी हमें परमिशन नहीं देती, क्लिनिकल चाहिए, और क्लिनिकल ही तो है। कालाय तस्मै नमः। प्रकोपितश्च वातपित्त श्लेष्मणः, यहाँ पे प्रकोप शब्द है, इसकी टीका चक्रपाणि ने दी है, वो पढ़ी टीका। कुपितः च इति पदेन वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते, विकृति मात्रम ही वातादीनां कोपः। शब्दार्थ बताता हूँ और फिर विस्तार से हम प्रकोप की कल्पना देखेंगे, क्योंकि ये शब्द हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे जितने सारे संप्राप्ति देखने हैं हमें, उसमें ये शब्द बार बार आते हैं, इसलिए हमें ये विस्तार करना चाहिए। कुपित पद से क्या अभिप्रेत लेना चाहिए? वातादि दोषों का सामान्यतः क्षीणत्व या वृद्धत्व, सिर्फ वृद्ध ये प्रकोप नहीं है, क्षयत्व ये भी प्रकोप है, विकृति मात्रम ही वातादीनां कोपः। जब मैं फर्स्ट ईयर में था शारीरिक क्रिया विषय में, तब जो अध्यापक थे हमें पढ़ने, आपको भी यही अनुभव होगा,
क्लास में आए, प्रकोप ऊपर लिखा, एक बर्तन निकाला, बर्तन में पानी गिरा, क्षय हो गया, बर्तन से पानी बाहर गिर गया, प्रकोप हो गया, अब वो फैल गया, प्रसर हो गया। कितना आसान है। ऐसे दो बर्तन आयुर्वेद में जब तक है ना तब तक कठिन समय है। एक ये बर्तन है और दूसरा स्थाल्याम ओदनम पचती वाला बर्तन है। जैसे स्थाली में ओदन पचता है वैसे ही उदर में अग्नि का पचन होता है। ये दूसरा बर्तन है। ये कभी प्रकोप की कल्पना ये गलत है। ऐसा प्रकोप कभी नहीं होता। अगर होगा ऐसा गुरु धरेंगे हम। अब ये कल्पना कहां से आई, बर्तन वाली कल्पना? तो वाग्भट में 12वें अध्याय में सूत्र निकले। 12वां अध्याय सबको कंठस्थ होगा। कोपस्तु उन्मार्गगामिता। अब इसकी टीका है अरुण दत्त की। ये लेक्चर क्रिया में होता है, हम भूल ना जाए इसलिए सेकंड ईयर में निदान में भी होता है, फिर से अगर भूल ना जाए इसलिए चिकित्सा में भी थर्ड ईयर में होता है, और फिट बैठता है बर्तन। कोपस्तु उन्मार्गगामिता। अब इसकी टीका है, उन्मार्गगामिता इति स्वस्थानम त्यक्त्वा दोषस्य पुनः मार्गांतरगमनम। अब क्या होता है, हम महाराष्ट्रियन लोग या हिंदी भाषिक लोग अच्छी अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम सोचते मराठी में हैं और कन्वर्ट करके बोलते हैं इंग्लिश में, तो हमारा इंग्लिश मिंग्लिश हो जाता है, हिंग्लिश हो जाता है, मिश्र हो जाता है। हम जब अंग्रेजी में सोचेंगे तब अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। वैसे ही संस्कृत के पदों का अर्थ हम मराठी में लेते हैं, हिंदी में लेते हैं और गलती कर देते हैं। संस्कृत का अर्थ, पदों का अर्थ संस्कृत में लेना चाहिए। ये एक अलग शास्त्र है, शास्त्र की अलग परिभाषाएं होती है, उस परिभाषा में शास्त्र बोलता है तो वो परिभाषा पता रहनी चाहिए। हमने क्या किया, स्वस्थानम त्यक्त्वा, स्थान का अर्थ जगह लिया, अपनी जगह छोड़ के अन्य स्थान में गया, उसको प्रकोप कहेंगे। अगर ये अर्थ सही माना हमने तो मेरे जैसे अल्पबुद्धि वाले वैद्य के मन में दो प्रश्न आते हैं। पहला, अगर ये सही होगा तो पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रियम, यहां पे वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायु के स्थान बताए। स्वस्थानम त्यक्त्वा मतलब वायु घूमते घूमते जब पक्वाशय छोड़ के आमाशय में जाएगा तो हाँ वात प्रकोप होगा। फिर से पक्वाशय में आ गया, वात प्रशम हो गया, ऐसा अर्थ होगा। जैसे कॉलेज में डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। अब मैं संहिता का डिपार्टमेंट का अध्यापक हूँ और मेरे साथ अभी खाना खाने का वक्त हो गया तो संहिता के अध्यापक क्रिया डिपार्टमेंट में चले गए खाना खाने के लिए, इकट्ठा बैठने के लिए। क्या उनका प्रकोप हो गया? और खाना खाने के बाद फिर से अपना काम करने के लिए डिपार्टमेंट में आके बैठ गए तो उनका प्रश्न हो गया। यही अर्थ होता है। तो ये गलत है, मुझे तो लगता है ये गलत है। अभी सर पूरा होने दीजिए मुझे। अपना विषय, अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जा रहा है, इसका अर्थ प्रकोप। ये अगर होगा तो पहला सवाल क्या है मन में कि पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रियम में वात प्रकोप होना नहीं चाहिए। नाभि, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरम, रसा में पित्त प्रकोप होना नहीं चाहिए। कंठ में कफ प्रकोप होना नहीं चाहिए। उरस्थान में कफ। अरे यही तो सब दोषों का स्थान में प्रकोप दिखता है। बस्ती हम पक्वाशय में देते हैं, अगर वहीं पे प्रकोप ही नहीं तो वहां बस्ती क्यों दे रहे? दूसरा प्रश्न, सर्वदोष दोषों का, सर्व शरीर दोषों का स्थान है तो अपना स्थान छोड़ के जाएंगे मतलब वसंत ऋतु में श्लेष्मा बाहर बहना चाहिए, ऐसा धाराएं लगनी चाहिए, और ग्रीष्म में फिर से अंदर आना चाहिए। ये मुझे तो कभी दिखाई नहीं देता। अब ये इसका संदर्भ देखेंगे। निकालिए सूत्रस्थान अध्याय 20 सूत्र नंबर 8। त्याची टीका। इस सूत्र में दोषों के स्थान दिए हैं। सूत्र मिलेगा सबको? इस सूत्र में दोषों के स्थान हैं। अब आगे कहते हैं
तथा अपि इदं वैशेषिकं स्थानं ज्ञेयं यतः अत्र प्रायः वातविकारा भवन्ति। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम, ये क्यों बताया? हमने सुबह देखा दोषों का वर्णन करते वक्त कि दोष तो सर्व शरीर में है, पर यही स्थान क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे उनकी अभिव्यक्ति है। चक्रपाणि कहते हैं यतः अत्र प्रायः वातविकारा भवन्ति, यही स्थान है कि जहाँ पे प्रायः वातविकार होता है। पित्त के स्थान है जहाँ पे पित्त विकार प्रायः होता है, प्रकोप पित्त का प्रायः यही होगा। और हमने स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना का अर्थ लिया तो इस सूत्र को बाधा आएगी। एक तो चक्रपाणि चरक सही है या फिर हम सही है, हमने अर्थ निकाला है। आगे लिखते हैं भूताच दुर्जय, अगर हो गए तो व्याधि दुर्जय है। और यत्र अवजिते वाते सर्व वात विकार उपशमन, अगर यहाँ पे आपने चिकित्सा की, पक्वाशय में वायु की चिकित्सा की, श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रिय में कटी में चिकित्सा की, तो अन्य स्थान के वायु अपने आप शांत होते हैं। संदर्भ बाद में लिख के रखिए, सिद्धिस्थान अध्याय 9 मर्माघात की चिकित्सा बता रहे हैं। और वो कहते हैं शिर हृदय बस्ती मर्म और अन्य 107 जो मर्म है, उन मर्मों का अगर उपघात हुआ है तो नहीं बस्ती समम कश्चित, बस्ती जैसी कोई नहीं चिकित्सा। चिकित्सा कहाँ कर रहे हैं? पक्वाशय में। उपयोग कहाँ हो रहा है? शिरो में। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये संदर्भ है। अत्र अवजिते वाते सर्व वात विकार अवजयः, मतलब हमने जो ऊहन कर रहे हैं प्रकोप का कि अपना स्थान छोड़ के अन्य स्थान में जाना, इसको ये बाधा कर रहा है। यहां पर प्रायः प्रातविकार होते हैं, यहीं पे चिकित्सा करनी चाहिए दोषों की। ठीक है। एक अब हम देखेंगे कि ये सूत्र मूलतः कहाँ आया है। ये जो वाग्भट का सूत्र है, ये मूलतः उसका अधिकरण क्या चल रहा है, निकालिए पहले उसका पीछे का 17-18 नंबर श्लोक पासून, जिथे चय प्रकोप प्रशम दिले गुणात्मक वाग्भट, त्याच स्वस्थानम त्यक्तवाच्या मागच्या पानावर। हां, त्याच्या आधीचं एक सूत्र दाखवते, त्या अधिकरण संपलं असं दाखवलं त्यांनी। त्याच्या इकडे या पहिल्या पानावर, पहिल्या कॉलममध्ये खाली वरती एक अजून सूत्रावर, हाँ, इथे प्रकरणार्थम उपसंहरति, मतलब पहला जो प्रकरण चल रहा है वो खत्म हो गया, अब नया प्रकरण शुरू हो रहा है। प्रकरण मतलब पाठ, अधिकरण अलग हो रहा है। अधिकरण मतलब क्या है? क्या वर्णन चल रहा है उसके अनुसार उन पदों का अर्थ लगाना चाहिए। जैसे हमारे शास्त्र में रस शब्द के कितने अर्थ हैं? रस मतलब पारद, रस मतलब स्वरस, रस मतलब षड्रस, रस मतलब आहार रस, रस मतलब रस धातु, रस मतलब आत्मा, रस मतलब मांसरस, इतने सारे अर्थ है। अगर षड्रसों का वर्णन चल रहा है और हमने रस का अर्थ लिया पारद, तो क्या अर्थ हो जाएगा? पारद के 6 प्रकार है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, गलत हो जाएगा। इसलिए वर्णन किसका चल रहा है, उस अधिकरण के साथ उस पदों का अर्थ लगाना चाहिए। तो यहाँ एक प्रकरण खत्म हो गया, अब नीचे दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है, मतलब पहले का खत्म हो गया। नीचे लगे उष्णेन युक्ता वृक्षाद्याः वायोः कुर्वन् संचयम्। वात संचय किसको कहेंगे? कि वायु के वृक्षादि गुणों के साथ अगर उष्ण गुण उसको साहचर्य में है तो वायु का संचय होता है। शीतेन कोपम, वात प्रकोप कैसे होता है? वायु के वृक्षादि गुण के साथ शीत गुण अतिरिक्त मात्रा में है तो वहां पे वायु का प्रकोप होता है। और शमम स्निग्धादयोः गुणः उष्णेन, अगर स्निग्धादि गुणों के, जो वायु के विपरीत गुण के स्निग्धादि गुण है, उनके साथ अगर उष्ण गुण आ गया चिकित्सा करने के बाद तो वायु का प्रशम होता है। मतलब वायु का चय, प्रकोप और प्रशम कैसे दिया है? जगह के अनुसार नहीं दिया है, गुणों के अनुसार दिया है। वैसा ही वर्णन पित्त का है और श्लेष्मा का भी है। मतलब दोषों का प्रकोप और चय, इनका वर्णन गुणों के अनुसार दिया है। इन सूत्रों के बाद अब नीचे चय की व्याख्या आती है।
चयो वृद्धि स्वधामनी एवं, हमने फिर से धामन का अर्थ घर लिया, अपने घर में बढ़ना। अगर ऐसा होगा मुझे बताइए, श्लेष्मा का प्रकोप कौन से ऋतु में होता है? वसंत में होता है। वसंत के कितने मास हैं? 2 मास है। इसके पहले क्षय होगा ना प्रकोप के लिए, तो क्षय का वो कौन से ऋतु में होगा? शिशिर में होगा। शिशिर के कितने ऋतु मास है? 2 मास है। मतलब श्लेष्मा 2 मास कंठ में उरस्थान में पड़ा रहेगा, हेमंत में पड़ा रहेगा। 4 महीने हो गए, मतलब हेमंत के 2 और शिशिर के 2, 4 महीने श्लेष्मा। नहीं, मुझे प्रकोप वसंत में हो, अभी नहीं। कितने भी हेतु सेवन करो आप, कितना मत दधि सेवन करो, नहीं, मैं प्रकोपित होऊंगा तो वसंत में होगा, अभी मैं चायावस्था में हूं। ऐसा नहीं होता। अब ग्रीष्म ऋतु में भी आपने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाया तो सर्दी होती है, तो अभी वो तो प्रसंग काल है श्लेष्मा का, फिर प्रतिशय कैसे हो गया? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ में आ रहा है? 2 महीने 4 महीने 2 ऋतु श्लेष्मा पड़ा रहेगा, कंठ में पड़ा रहेगा। क्या होगा उस आदमी का? उरसा में श्लेष्मा पड़ा रहेगा, क्या हो जाएगा? संग हो जाएगा सब, ख वैगुण्य से सारी व्याधियां उत्पन्न हो जाएगी उरस्थान की। पड़ा रहेगा श्लेष्मा, यहाँ पे कंठ में पड़ा रहेगा, तो आमाशय में पड़ा रहेगा श्लेष्मा। 2 मास ग्रीष्म में वायु पक्वाशय में सो रहा है, अभी वर्षा आने के बाद बाहर जाऊंगा मैं, प्रकोप उस समय में मेरा। ऐसा नहीं होता। वर्षा ऋतु में पित्त सो रहा है आमाशय में, रक्त में, रुधिर में, मेरा प्रकोप का काल अभी वही शरद में है, वो आने दो, फिर जाऊंगा मैं। एक जगह अर्थ लिया, गलती हो गई। धामन का अगर कोश का अर्थ लिखेंगे आप, तो धामन का अर्थ है गुण, शक्ति, तेज, अपने गुणों में किंचित वृद्धि, ये चय है। चयो वृद्धि स्वधामनी एवं। अब प्रकोप का क्या? हम स्थान से शुरू हो गए, तो इसका अर्थ हमें स्थान के और कुछ अर्थ ग्रंथ में है क्या, ये ढूंढना पड़ेगा। 17वां अध्याय सूत्र स्थान, चरक सूत्र स्थान 17, सूत्र 112। क्षयः स्थानम वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति। क्षय, स्थान और वृद्धि ये दोषों की त्रिविध गति है। अब प्रश्न आएगा, स्थान ये गति कैसे हो सकती है? एक जगह ये गति कैसे हो सकती है? इसलिए टीकाकारों ने टीका दी है कि स्थानम इति स्वमान अवस्थानम, अपनी प्राकृत अवस्था में रहते हुए शरीर में गति करना, संचार करना, इसको स्थान गति कहते हैं। अब कई लोग चक्रपाणी पर आक्षेप करते हैं। चक्रपाणी की 108 गलतियां नाम की किताब भी है। चलो चक्रपाणी ने गलती कर दी होगी, संदर्भ देखने में नहीं, अभी समय कम है, संदर्भ लिख लीजिए। सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर 41 सूत्र नंबर 12, सूत्र ऐसा है, क्षय गुणाय उक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपीते तथा स्थान वृद्धि क्षयात् तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतु का। और उसकी टीका है डल्लन के नीचे, स्थानम इति दोष धातु मल साम्येन अवस्थानम। डल्लन भी वही कह रहे हैं। एक और ग्रंथ है रस वैशेषिक सूत्र नाम का, नागार्जुन ने लिखा हुआ ग्रंथ है। भदंत नागार्जुन का नाम और रस वैशेषिक सूत्र नाम होने से ये किताब जब आती है तब वो रसशास्त्र के डिपार्टमेंट में चल जाती है, पर इसका और रसशास्त्र का कुछ संबंध नहीं है। ये ग्रंथ ज्ञान का है, द्रव्य गुण का है, काय चिकित्सा का है, क्रिया का है। उसमें एक संदर्भ है, वो सूत्र लिख लीजिए आप, स्वस्थ वृत्ति प्रसंगा च्युत एवं प्रकोपः। स्वस्थ वृत्ति प्रसंगा च्युत एवं प्रकोपः, अपने स्वस्थ वृत्ति से ढल जाना, इसका अर्थ प्रकोप है। अपने स्वस्थ वृत्ति से मतलब स्थानम, सूत्र राहू दे समोर ते चरकज
क्षया स्थानम वृद्धिश्च दोषाणाम त्रिविधा गति। अब स्थान का एक और अर्थ हमें ग्रंथ में मिल गया, प्राकृत अवस्था। द्रव्यता गुणता कर्मतः अपने प्राकृत अवस्था में रहना, यह स्थान गति है। अब स्वस्थानम त्यक्त्वा, अपनी प्राकृत अवस्था छोड़ दी। मार्गांतरगमनम, अन्य दो गति है, क्षयः वृद्धि। एक तो क्षीण होना या वृद्ध होना, ये प्रकोप है। और यही व्याख्या चक्रपाणि ने प्रकोपितस्य वातपित्त श्लेष्मणः इसकी टीका में दी, दिखाई। शारीर 6 जो सूत्र जहां से शुरुआत की थी हमने, तोपर्यंत अष्टांग हृदयामध्ये निदान स्थान अध्याय 1 कोणते काढून ठेवा। अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय आहे तिथे निदान स्थान 1 यथादृष्टीन दोषेण, त्याची टीका हेमाद्री टीका त्याची, इसकी टीका है नीचे नीचे वो जो हाँ कुपितः च इति पदेन वातादयः सामान्येन क्षीणा वृद्धा वा गृह्यन्ते। और आगे एक वाक्य है, वो ब्रह्म वाक्य है, विकृति मात्रम ही वातादीनां प्रकोपः स्वस्थ वृत्ति प्रसंगात् च्युत एव प्रकोपः, ये यही से लिया है। अपने प्राकृतावस्था में कोई भी विकृति आना, इसको प्रकोप कहते हैं। सिर्फ वृद्धि ये प्रकोप नहीं है। मुझे पता है आपके मन में बहुत सवाल है, एक सवाल मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। फिर क्षय में के लिए क्या करना, क्षय में तो क्षय अवस्था नहीं होगी, इसलिए अरुण दत्त ने प्रकोप दो प्रकार का बताया है, एक अक्षय पूर्वक प्रकोप है और एक क्षय पूर्वक प्रकोप है। क्षय पूर्वक प्रकोप एक वृद्धि है, अक्षय पूर्वक प्रकोप एक क्षय है। और इसलिए दोषों के भेद कितने हैं, 62, उसमें से 25 दोष भेद दोष क्षय के हैं, 25 दोष वृद्धि के हैं और बाकी मिश्र है। अगर क्षय से व्याधि ही नहीं होता तो क्यों बताए दोष के भेद, वो भी प्रकोप ही है। हाँ, जैसे क्षय और वृद्धि से संप्राप्ति होती है, वैसे क्षय की संप्राप्ति नहीं होती, उसकी संप्राप्ति अलग है। वो हम प्रमेय में देखेंगे, आज दोपहर में देखेंगे कैसे होता है। काट लो। इसी वाक्य का विस्तार हेमाद्री ने किया है। ये जब लेक्चर एक बार हमने निरूपण दिल्ली में चल रहा था, तो दिल्ली में सामने मनोज नेसरी सर बैठे थे, तो उन्होंने संदर्भ बाद में आके बताया मुझे कि ये संदर्भ आप बताते जाओ आपके व्याख्यान में आगे, इसलिए मैं उनका स्मरण करते हुए नेसरी सर का ये संदर्भ आपको बताता हूँ। हेमाद्री का संदर्भ है अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 1 यथा दुष्टिन दोषण की टीका हेमाद्री की। उसकी हेमाद्री की जो बोल्ड लाइन में है ना, ये संप्राप्ति आह, उसकी से दूसरी लाइन सच प्रकारो दुष्टत्वेन चलत्वेन रूप। अब यथा दुष्टेन का अर्थ कैसा दुष्ट होता है, दोष, तो रूप हानि मतलब क्षय, रूप वृद्धि मतलब वृद्धि, या रूपांतरणम वा इति दुष्टत्व प्रकार। एक तो रूप हानि होगी या रूप वृद्धि होगी या अन्य कोई विकृति आएगी। एक हमने संदर्भ देखा ना, एक देश प्रकोपणम, दोषाणाम अपि च एवं स्यात् एक देश प्रकोपणम, ये रूपांतरण। तो प्रकोप का अर्थ सिर्फ वृद्धि नहीं, प्रकोप का अर्थ अपने प्राकृत अवस्था से किसी भी विकृत अवस्था में चला जाना, क्षय होना, वृद्धि होना या रूपांतरण होना, इसको प्रकोप कहते हैं। एक 2 मिनट लूंगा। प्रकोप के 2 प्रकार होते हैं, एक नाम हमें बार बार आगे लगेंगे इसलिए बता रहा हूं। एक तो होता है स्वतंत्र प्रकोप या फिर परतंत्र प्रकोप। ये अलग विषय, व्याख्यान का विषय है परतंत्र, ये आपको मिल जाएगा व्याख्यान यूट्यूब पे, आप बाद में देख लीजिए। सिर्फ ये बताता हूं, एक बार क्या हुआ, मतलब सर ही उदाहरण देते हैं तो वही उदाहरण मैं दूंगा। सर के एक मित्र ऐसे मजाक करते हुए सर को बोले कि धर्माधिकारी जी क्या आपका आयुर्वेद है, देखिए मुझे ज्वर आ गया, पित्त प्रकोप हो गया, प्रतिष्ठा होगा, शेषम प्रकोप हो गया, अंगमर्द भी वात प्रकोप हो गया, अब मुझे संधिपात हो गया, मैं मरने वाला हूं।
सन्निपात का अर्थ ऐसा नहीं है। संसर्ग सन्निपात भी हमें समझना चाहिए और उसके लिए स्वतंत्र और परतंत्र दोष प्रकोप की कल्पना समझनी बहुत आवश्यक है। स्वतंत्र का अर्थ है जो दोष अपने हेतु से प्रकोपित है। वात प्रकोप होने के लिए वायु के रुक्ष, लघु, शीत, चल, बहु, शीघ्र, ये जो गुण है इनके आहार विहार कारण है, और ऐसे कारणों से अगर वात प्रकोप हो रहा है तो उसको स्वतंत्र वात प्रकोप कहते हैं। जोर में देखा हमने अभी, वात प्रकोप के हेतु देखे हमने, पर वात प्रकोप है और वायु का अपना एक भी हेतु नहीं है। निकालिए सूत्र स्थान 17 चरक, जिनके पास चरक है निकालिए, उसमें समय उनको निकाला जाएगा। सूत्र स्थान 17 79। अब हेतु पढ़ता हूं मैं। गुरु, स्निग्ध, अम्ल, लवण आदि अतिमात्रम समझता। नवम अन्नम मतलब पुराना अन्न नहीं है, नव है, 1 वर्ष पहले का अन्न है। नवम पानम मतलब बिना उबाला हुआ जल, जिसके ऊपर अग्नि का संस्कार नहीं किया है, ऐसा कोई भी पेय। निद्राम आस्या सुख मतलब बैठे रहना, इसमें एक अनुक्त करना वाहन सुख, कॉर्नर पे भी जाना है तो गाड़ी निकालते हैं, वो भी ऑटो स्टार्ट, किक वाली नहीं, वाहन सुख। त्यक्त व्यायाम, त्यक्त चिंता, शोधनम अपूर्वता, शोधन बिल्कुल नहीं कर रहे, ऐसे रुग्ण में श्लेष्मा, पित्त, मेद, मांस वृद्ध होते हैं। यहाँ पे श्लेष्मा और पित्त स्वतंत्र प्रकोपित हैं, अपने हेतु से प्रकोपित है। आगे क्या होता है? तैहि अवृत गति ही, उनके कारण अवरुद्ध होता है और वायु डायरेक्ट ओठ को लेके बाहर जाता है, और कृच्छ्र ऐसा मधुमेह होता है। व्याधि हो रहा है वातज, मधुमेह है वायु वातज प्रमेह का प्रकार है ना। वायु व्याधि हो रहा है वातज, हेतु वायु का एक भी नहीं है, श्लेष्म पित्त का हेतु है। यहां पे जो वायु की विकृति है ये परतंत्र है, ये व्याधि भी परतंत्र है, श्लेष्म पित्त स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब अपने हेतुओं से विकृत होना, परतंत्र मतलब अपने हेतुओं से नहीं अन्य हेतुओं से प्रकृत होना। एक ही उदाहरण देता हूं, बाकी के सिर्फ संदर्भ बताऊंगा। जीर्णे अश्निया, विमान 2, विमान 1 25 त्यातलं 4, जीर्णे अश्निया, आहार जीर्ण होने के बाद, पहला आहार जीर्ण होने के बाद दूसरा आहार सेवन करना चाहिए, ये नियम है। अगर ऐसा नहीं किया, अजीर्णाशन किया, तो क्या होता है? अजीर्ण ही बुंजानस्य, अजीर्णा में कुछ खाया तो अभ्यवृतम आहार जातम पूर्वस्य आहार से रसम अपरिणतम, पहला का आहार का रस अभी अपरिपक्व है, उसमें उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत, जो दूसरा आहार लिया वो भी अपरिपक्व है, तो दोनों अपरिपक्व इकट्ठा मिलके सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु, तीनों दोषों को एक साथ प्रकोप होता है। यह सान्निपातिक नहीं है, यह परतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे दोषों की विकृति होने के लिए अपना खुद का एक भी हेतु नहीं है। प्रायः स्वतंत्र दोष प्रकोप आजकल कम मिलते हैं, प्रायः। मेरी अभी तक 13-14 साल की प्रैक्टिस हुई, सिर्फ 2 रुग्ण स्वतंत्र वात प्रकोप के देखे हैं, बाकी सारी वात व्याधि जितनी देखी है वो परतंत्र है। विस्तार में नहीं जाऊंगा, अभी यहाँ पे रुकते हैं। अगला व्याख्यान जब होगा तो यही विषय कंटिन्यू करके फिर प्रमेय का संप्राप्ति शुरू करेंगे। धन्यवाद।